भारत में 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपना पर्चा दाखिल किया था। मीडिया की रिपोर्ट की माने तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ को एनडीए का प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने देश के जाट समुदाय के साधने के साथ ही कई निशाने भी साध लिए हैं। वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट आल्वा को उम्मीदवार बनाकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ अपनी एकजुटता और मजबूती को प्रदर्शित करने की कोशिश की है। माना यह भी जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ की जीत पक्की है। आइए जानते हैं कि इस चुनाव में कौन किस पर कितना भारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल रोल 775 सदस्यों का है। इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 232 सदस्य शामिल हैं। हाल में हुए द्विवार्षिक चुनाव में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ और 1 जुलाई को उच्च सदन राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या घटकर 92 सांसदों की रह गई। वहीं निम्न सदन लोकसभा में उसके पास बहुमत है। हाल में यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने दोनों सीटें झटक ली और अब लोकसभा में उसकी संख्या 303 पहुंच गई है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के कुल सांसदों की संख्या की बात करें तो उसके पास 395 सांसद या वोट हैं, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का जादुई आंकड़ा 388 मतों का है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के किसान परिवार में जन्म लिए हैं। बताया जाता है कि उनकी किसानों के बीच बड़ी पैठ है और वे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील व राजनेता रहे हैं। जगदीप धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं और अपने समय के अधिकांश जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी मूल रूप से देवीलाल से जुड़े हुए थे। जगदीप धनखड़ को देवीलाल ने 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था। इस चुनाव में जगदीप धनखड़ ने जीत दर्ज की थी। भारत में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी तब हरियाणा के जगदीप धनखड़ की जनता दल में भी काफ़ी धाक था। खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ भाजपा या आरएसएस की मूल विचारधारा से नहीं बल्कि किसान राजनीति से आते हैं। वह संवैधानिक पदों पर रहकर चुप रहने वाले नेता नहीं बल्कि अहम मुद्दों पर अपनी टिप्पणी करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। साल 1989 में धनखड़ भाजपा के समर्थन से जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव जीते थे और पहली बार संसद पहुंचे थे। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। जनता दल के विभाजन के बाद वे देवेगौड़ा के खेमे में चले गए थे और जनता दल से टिकट नहीं मिलने पर वो बाद में कांग्रेस में चले गए। उन्होंने अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। साल 2003 में भाजपा में शामिल हुए। मार्गरेट आल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को मैंगलोर के पास्कल एम्ब्रोस नजारेथ और एलिजाबेथ नजारेथ के यहाँ हुआ था। आल्वा को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए बेंगलोर ले जाया गया, जहां माउंट कार्मेल कॉलेज और राजकीय लॉ कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 24 मई 1964 में उनकी शादी निरंजन आल्वा से हुई। उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्गरेट आल्वा राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, मार्गरेट आल्वा 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति आम सचिव हैं। वे मर्सी रवि अवार्ड से भी सम्मानित हैं। इतना ही नहीं, मार्गरेट आल्वा कांग्रेस पार्टी की महासचिव रहने और तेजस्वी सांसद के रूप में 5 पारियां खेल चुकी हैं। साथ साथ केंद्र सरकार में 4 बार महत्वपूर्ण महकमों की राज्य मंत्री भी रहीं। एक सांसद के रूप में उन्होंने महिला कल्याण के कई कानून पास कराने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा की। महिला सशक्तिकरण संबंधी नीतियों का ब्लूप्रिंट बनाने और उसे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कराए जाने की प्रक्रिया में उनका मूल्यवान योगदान रहा। केवल देश में ही नहीं, समुद्र पार भी उन्होंने मानव स्वतंत्रता और महिला हितों के अनुष्ठानों में अपनी बौद्धिक आहुति दी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो उन्हें वहां के स्वाधीनता संग्राम में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपना समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया।
वे संसद की अनेक समितियों में रहने के साथ साथ राज्यसभा के सभापति के पैनल में भी रहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।